पढ़ ही रहे हैं। पिछला चैप्टर जो बचा हुआ था उसको खत्म कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर को। ठीक है। आज का लेक्चर जो होगा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी पे बेस्ड होगा, और सिर्फ फॉर्मूला है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूला यूज करना है, चेक रेगुलेशन बस। ठीक है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि इन सब चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो होते हैं आसान होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने तो हमें आता है, भले ही ज्यादा कुछ सोच ना पाए। जैसे कि अभी चार्ज इस सब के बारे में देख रहे होगे कि चार्ज यहाँ रखा हो वहां रखा है। एक तो फोर्स सोचो, फोर्स के बाद डायरेक्शन सोचो, ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे उतना कुछ नहीं सोचना है, सारा स्केलर है, मैग्नीट्यूड वाइज होगा, रख के सॉल्व कर देना है। तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास रेडिएशन पढ़ रहे थे, याद है? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो रेडिएशन में हम लोग ने बहुत ही कम ही चीज पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, थर्मल रेडिएशन इसे बोलते हैं। इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम लोग देखे थे कि अगर किसी सरफेस पे कोई एनर्जी पड़ता है तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। जैसे हम लोग सनरेज का एग्जांपल ले रखे थे कि अगर छत पे सनरेज पड़ता है तो छत से रिफ्लेक्ट भी होता है। अगर हम छत पे साइड में जाके खड़े रहें या फिर नदी किनारे या तालाब किनारे बहुत धूप में खड़े रहते हैं तो हमें वहां ज्यादा गर्म फील होता है एज कम्पेयर टू अगर घास के पास खड़े हों। क्यों? क्योंकि वाटर से जो हीट रिफ्लेक्ट होता है वो हम पे बढ़ता है। फिर देखे थे कि छत भी गर्म हो जाता है, यानी कि कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और धीरे धीरे रूम गर्म हो जाता है, यानी कि कुछ एनर्जी ट्रांसमिट किया होगा। उनके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि अ गुड रिफ्लेक्टर विल बी अ बैड जो है एब्जॉर्बर, यानी कि अगर अच्छा रिफ्लेक्टर हो तो एब्जॉर्ब खराब रहता है। फिर उसके बाद स्फेरिकल इमिसिव पावर का बात किए थे, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ था। और सिर्फ इमिसिव पावर की बात किए थे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम था। ठीक है, एक फिर टर्म लास्ट में हम लोगों ने डिफाइन करा था एमिसिबिलिटी। एमिसिबिलिटी डिफाइन किए थे शायद लास्ट में। यस सर। ठीक है, तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि किसी भी एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अगर लिखना हो तो E इंटू ई बी लिख सकते हैं। ये एमिसिव पावर ऑफ बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी, और ये एमिसिविटी था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अगर E 1 रहा, E का वैल्यू अगर 1 था तो बोल रहे थे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये सब हो गया था क्या? नोट्स देख सर के बस बोलना। फॉर्मूला बताए थे। सिर्फ ऊपर वाला ही? यस सर। ठीक है, फिर यहाँ से दबा के देखते हैं। ठीक है, तो एमिसिविटी हम स्मॉल ई से लिखते हैं, और इसे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एमिसिव पावर ऑफ बॉडी। ठीक है, एमिसिव पावर करने का मतलब है कितना एनर्जी कोई बॉडी रेडिएट कर सकता है अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी कि ये हो गया ई से रिप्रेजेंट कर दे ये ई बी। तो यहाँ से हमें ई दिख रहा है इक्वल टू इंटू ई बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो ई का वैल्यू होता है ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ई का जो वैल्यू है, एमिसिविटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा।
अगर हम ई का वैल्यू 1 बोलते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, परफेक्टली एमिसिव, यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यानी कि क्या होगा हमारा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। ई इजकल टू 0 अगर हम बोलते हैं तो ये परफेक्टली पॉलिश्ड बॉडी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग होगा। सर यानी हाँ, सर जैसे कि ये तो मेरा सर हीट का तो फर्स्ट लेक्चर है, तो इसका सर डाउट क्लास हो जाएगा पीछे के लेक्चर का? मतलब इससे पहले कुछ भी नहीं किया हो? सर वही तो आप तो बताएं सर, तीन हाँ, चार दिन तो हुआ है सर, न्यू एडमिशन लिए थे। अच्छा, मतलब हीट में अभी एक भी क्लास नहीं किए हो? नो सर। कैलोरीमेट्री ये सब कुछ नहीं? नो सर। ठीक, तो एक काम करो तुम कि जैसे कि 12 आर बैच में 3 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका भी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, हम्म। तो उन लोग का साथ में जब होगा तो याद दिलाना जब भी होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सर रुद्रांश। अच्छा, रुद्रांश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लास्ट में उन लोग का होगा तो उन्हीं लोग के साथ में कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ये चीज होता है। अगर E1 बोल रहे हैं तो पूरा का पूरा एनर्जी यानी कि एमिट कर देगा, उसे हम बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। E0 यानी कि पॉलिश बॉडी, यानी कि हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो E का वैल्यू हमेशा जो होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है। 0 नहीं होता है किसी का, ना ही 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी है क्या चीज। तो इसका ई तो हम लोग 1 देख ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका एमिसिव पावर 1 है, तो उसे हम बोल रहे हैं। और एक डिफिनेशन बोलते हैं कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स completely all radiations incident on। ठीक है, ब्लैक बॉडी के बारे में कभी नाम सुने होगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी हम लोग बोलते हैं कि जो जितना ज्यादा उस पे एनर्जी पड़ा सबको उसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ से हमें ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि जो ए था एब्जॉर्बिव, एब्जॉर्बिव पावर जो हम लिखे थे, एब्जॉर्प्शन लिखे थे, वो भी कितना है इसका, 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर 1 और एब्जॉर्प्टिव पावर 1 दोनों ये होता है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा एमिट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज और बोल सकते हैं कि एट सफिशियंट टेम्परेचर इट एमिट्स ऑल पॉसिबल रेडिएशन। रेडिएशन करने का मतलब एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी। तो ब्लैक बॉडी हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे बॉडीज को बोलेंगे जो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, सारा का सारा एनर्जी एमिट भी कर सकता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी पहले से कभी सुने थे यस लोग सर। कि ब्लैक बॉडी क्या होता है? ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो तो भाई ब्लैक बॉडी। कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें से ब्लैक बॉडी कौन कौन से होंगे ये आइडेंटिफाई करना है। पहला में है ब्लैक होल, सेकंड में सन या फिर स्टार, थर्ड
प्लेटिनम ब्लैक या फिर लैंप ब्लैक? इनमें से कौन कौन सा ब्लैक बॉडी है, कौन कौन सा नहीं है? पहला ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है या नहीं है? सर है सर। ब्लैक ब्लैक होल किसे कहते हैं, सबको पता है? यस। बोलो किसे कहते हैं? बोलो यस सर। किसे कहते हैं ब्लैक होल? किस, वो है क्या चीज, ये तो बताओ। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनता है ब्लैक होल, जिसका मास बहुत ही हाई होता है और वो कोई भी चीज अपने तरफ खींच लेता है। हाँ, को मतलब कि हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं कि स्पेस में ऐसा बन जाता है जिसमें कोई भी एनर्जी, यहाँ तक कि लाइट भी वहां से रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होता, इसके वो भी। स्केप नहीं कर पाता है। यस। हाँ मतलब लाइट उसमें जाके फंस जाता है, लाइट भी escape उससे नहीं कर पाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उससे बहुत ही क्या होता है कि उसके अंदर चला जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा कभी सुने हो कि वो फिर लाइट को एमिट भी करता है? नहीं करता है। हाँ सर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी होने के लिए क्या कंडीशन है कि अ गुड एब्जॉर्बर भी होना चाहिए, A1 है। E1 यानी कि एमिसिव भी 1 होना चाहिए, एमिसिव पावर भी बहुत ही अच्छा एमिटर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एनर्जी एमिट भी करना चाहिए। यहाँ पे जो ब्लैक होल है वो जो उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, तो उसका रीजन ये है कि वो ग्रेविटेशन की वजह से ऐसा होता है। उसका ग्रेविटेशनल पावर जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल है ये हमारा ब्लैक बॉडी नहीं है। क्लियर है? यस। ठीक है, हाँ ये एब्जॉर्ब करता है, लाइट तक को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एमिट कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर बट नॉट अ गुड एमिटर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉडी जो है हमारा, ब्लैक होल जो है ब्लैक बॉडी नहीं है, नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर है सबको? इसका यस। जो इसका जो पुलिंग पावर है, किसी भी चीज को ये अपने अंदर खींच लेता है, अट्रैक्टिव पावर जो है वो इस वजह से है क्योंकि इसका हम मैसिव मास मानते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसका बहुत ज्यादा है। सर ठीक है, मास कंसंट्रेटेड रहता है इसका। हाँ, और बहुत ही मैसिव मानते हैं, बहुत ही हाई मास मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो मास अगर ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो? ज्यादा। वेरी हाई हो जाएगा सर। बहुत हाई हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या करता है कि जितना भी एनर्जी जो भी लाइट तक को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, लेकिन ये एमिटर नहीं है, इसलिए हम इससे कहेंगे कि ये ब्लैक होल जो है ब्लैक बॉडी नहीं है। सन या स्टार दोनों एक ही चीज है, जो नियरेस्ट स्टार है उसे सन कहते हैं। तो ये क्या है, बोलो? सन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है और इससे जो रेडिएशंस निकलते हैं लगभग हर रेंज का रेडिएशन निकल रहा है, एमिट हो रहा है। ऑलमोस्ट परफेक्ट रेडिएटर है। हाँ, ठीक है, परफेक्ट रेडिएटर है, और वो जो है एब्जॉर्बर भी अच्छा है, उसके पास अगर कोई एनर्जी जाता है तो भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सन या स्टार को हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसे हम बोलेंगे कि ये ब्लैक बॉडी है। प्लेटिनम ब्लैक या फिर लैंप ब्लैक को जो हम लोग काजल यूज करते हैं ना, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो वो कैसा है? ठीक है, इसे भी हम लोग ब्लैक बॉडी में मानते हैं, लगभग बोलते हैं कि 98% जो एनर्जी होता है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, 98% 99% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये ब्लैक बॉडी में हम कंसिडर करते हैं। सर एमिट करता है।
हाँ, अगर हम इसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिट भी करेगा। ठीक है, अगर इसे हम गर्म करेंगे तो इसमें से एनर्जी रेडिएट होंगी। ठीक है, हम लोग गर्म नहीं करते हैं, गर्म करेंगे तो रेड हो जाता है, उसमें से सारे तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, इसलिए हम लोग इसे मानते हैं कि ये जो है बॉडी ब्लैक बॉडी। क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है कि वो एक गुड एब्जॉर्बर होना ही चाहिए, और साथ में एमीटर भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि एमिट भी करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक बॉडीज है फेरिस ब्लैक बॉडी, हम लोग नाम देते हैं, यानी कि लैब में हम लोग इसे लगभग ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। फेरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे ऊपर है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है। स्फेरिकल रहता है, और यहाँ पे ऐसा ओपनिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे पिन होल रहता है। पिन होल मतलब बहुत ही माइन्यूट ओपनिंग रहेगा। क्लियर है? स्फेरिकल रहता है। अंदर जो ये वाला है इसे हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक पेंटेड इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब गर्म करते हैं तो एमिट भी करता है। ठीक है, फिर भी हम लोग हर ब्लैक को ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए। ये तो सुने होगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है ऐसा, ये पिन होल ओपनिंग है। यहाँ पे ऐसा इस शेप का ऐसा बनाया हुआ रहता है, क्यों अभी हम समझेंगे। अंदर से ब्लैक कलर पेंटेड है। अब जैसे कि हम इसमें से कोई भी एक रे लाइट भेजते हैं, तो लाइट भेजते हैं तो यहाँ पे ये जो है इसलिए बना होता है कि इस पे जाके ऐसे टकराए और ये सीधा वापस ना आके इधर की तरफ कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा तो फिर इधर आएगा, फिर ऐसा, मतलब ये जो लाइट है अंदर ही रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अब चूंकि ये ब्लैक पेंटेड है तो हर रिफ्लेक्शन पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ये ब्लैक कलर, जितना यस भी सर। होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा करेगा। अब इस पिन होल से इस लाइट का वापस आने का टेंडेंसी कितना होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? बहुत ही माइन्यूट होगा, बोल सकते हैं 0.01%, 1% भी मान सकते हैं ना कि अंदर स्फीयर है। यहाँ से अगर डायरेक्टली टकरा के वापस नहीं आया तो फिर से आने का टेंडेंसी हमें क्या दिख रहा है, इसका बहुत कम दिख यस रहा सर। है, और ये अंदर ही एब्जॉर्ब रह के एनर्जी अंदर ही रह जाएगा। अब इसे अगर हम हीट करते हैं तो फिर से हीट करने के बाद बहुत ही मतलब हीट करने के बाद हमें ये एनर्जी वापस से मिल भी जाता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मिल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कि लैब में ये जो है एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, जो कि हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह इसे ट्रीट करते हैं इन लेबोरेटरी। क्लियर है? यस। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल ही स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है प्रैक्टिकल में हम किसे मानते हैं, तो फिर नाम लिख देंगे क्या चीज, फेरिस ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत?
ठीक है, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिवोस्ट जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे है ये प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे कि अगर हम लोग आग के नजदीक में जाते हैं, तो आग के नजदीक में जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? गर्म गर्म फील होता है। हम लोग का बॉडी लगता है कुछ देर में कि हाँ जलने लगेगा। गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। ऐसा होता है। यस सर। यस सर। ठीक है। और आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हो या फिर फ्रिज खोलते हो, तो उस समय क्या फील होता है? एक ठंडा ठंडा फील ठंडा होता है। ठंड। यस। ठीक है। तो पहले के जमाने में, यानी कि ओल्ड टाइम में, यानी कि आदम जमाने में, मतलब बहुत पहले का बात कर रहे हैं, जब उस समय ये समझा जाता था कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है हॉट रेडिएशन शो करता है। हॉट ऑब्जेक्ट क्या शो करता है? हॉट रेडिएशन। एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाता था कि कोल्ड रेडिएशन है। ठीक है। जैसा हम फील करते हैं कि जब आग के पास गए तो हॉटर फील किए, फ्रिज के पास गए या फ्रिज खोले तो हम अ, ठंडा फील किए। इसका यूनिट बताने के लिए बोला गया कैलोरीफिक रेज। ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि वो कैलोरीफिक रेज था, और इसमें कहा गया कि वो जो है फ्रीजोरिफिक रेज निकल रहे हैं। ठीक है। यानी कि पहले का थ्योरी ये था, यानी कि पहले जमाने में हम लोग ये समझते थे कि अगर एक हॉट बॉडी है तो उससे हॉट रेज निकल रहे हैं, जिसे कैलोरीफिक रेज बोले हमने। और कोल्ड बॉडी है तो उससे कोल्ड रेडिएशन निकल रहा है, जिसे फिजोरिफिक रेज बोला गया। लेकिन प्रीवोस्ट अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस पर अपना थ्योरी दिए। इनका थ्योरी आज ये सही हम लोग मानते हैं। और वो थ्योरी क्या था? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉटर बॉडी से ही जो है, इन्होंने कहा कि हॉटर जो भी बॉडी रहेगा वो रेडिएट करेगा। ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा पहला जो थ्योरी था, ऑल ऑब्जेक्ट्स एट टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग 0 केल्विन को कहते हैं एमिट थर्मल रेडिएशन। ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी अगर बॉडी है और 0 केल्विन से ऊपर है, ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री लिख देते हैं, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। अगर 0 केल्विन से ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखे होंगे तो ऑब्जेक्ट रेडिएट करेगा। यहाँ तक कि हम भी रेडिएट कर रहे होंगे। रूम टेम्परेचर पे हमारा बॉडी है तो हमारा बॉडी भी रेडिएशन शो कर रहा होगा, जिसे कुछ ऑरा नाम दिया जाता है कि हर बॉडी का एक ऑरा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑरा। नाम सुने हो क्या? यस सर। ठीक है। तो वो रेडिएशन जो एनर्जी निकल रहा है उसे ही कहा जाता है। यानी कि हर बॉडी के अंदर रेडिएशन हो रहा हो, इंसानों के अंदर भी रेडिएशन है। ठीक है। उसे ऑरा नाम दिया जाता है। ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, क्या क्या बोला जाता है। ठीक है। तो ये एनर्जी को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी बॉडी का। ठीक है। कोई भी बॉडी हो या फिर आइस हो, 0 डिग्री से कम है वो भी रेडिएशन कर रहा है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो भी रेडिएशन कर रहा है। हमारा बॉडी हो गया वो भी रेडिएशन। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वाइब्रेशन में रहता है। वाइब्रेशन में रहता है तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, 12th का शुरुआत हम लोग किए थे तो इलेक्ट्रिसिटी में बोले ही थे
कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज रहेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो हम जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो अगर एनर्जी 0 केल्विन से ज्यादा है तो वहां रेडिएशन हो एक्सेलरेशन हो रहा होगा चार्ज का, और उससे रेडिएशन निकलेगा। क्लियर है? तो इनका पहला Yes. थ्योरी ये था कि कोई भी बॉडी अगर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा रहा तो एनर्जी एमिट करेगा। सेकेंड, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन increases with increase in temperature। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो एनर्जी रेडिएशन भी बढ़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. हीट एक्सचेंज, ठीक है, अब हर बॉडी जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है, यानी कि अगर हम रूम में हैं, रूम में बेड है, हम हैं, तो हम भी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, बेड भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम अभी गर्मी का सीजन है, अंदर एसी चल रहा है, हम बाहर से आते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो एमिट भी कर रहा होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा होता है, क्योंकि हम बाहर से आए, हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां से एनर्जी निकल भी रहा है और एनर्जी कुछ आ भी रहा है। क्लियर है? तो हीट एक्सचेंज होते रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि रूम में पड़ा हुआ हर ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि हम भी उसी टेम्परेचर पे आ जाते हैं जिस टेम्परेचर पे रूम है। ऐसा ही होता है। Yes. ठीक है, नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसे जाके अगर हम टच करते हैं तो हमें सेम टेम्परेचर फील होता है, वही हम बाहर से आके टच करें तो ठंडा फील होता है। तो रीजन यही है कि कुछ देर तक रहने के बाद एनर्जी एक से निकल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, निकल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो करते करते सबका टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो वही इन्होंने कहा कि हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस, सारे बॉडी तो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस हीट एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पे हम बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, until temperature becomes equal। ठीक है, सेंस भी करता है कि जब तक हम लोग का टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तो हमें गर्मी या ठंडा फील होता है, अगर टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो गर्म या ठंडा फील नहीं होता है। जैसे कि एक चीज और देखे होगे, ऑब्जर्व करे होगे कि जब हम चापाकल या फिर कुएं तालाब का पानी निकालते हैं, ठीक है, चापाकल का अगर एग्जांपल लें तो गर्मी के सीजन में हमें वो ठंडा लगता है और ठंडे के सीजन में गर्म लगता है, ऐसा होता है। Yes, sir. और रीजन क्या है पता है? एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा अर्थ का वाटर का टेम्परेचर है वो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। ठीक है, 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब गर्मी के सीजन में बाहर का सराउंडिंग हो गया है 35-36 डिग्री सेल्सियस, तो 36 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कंपैरिजन में अगर हम 18 डिग्री सेल्सियस के ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? ठंडा। ठीक है, और वही ठंडे के दिन में क्या होता है, टेम्परेचर कितना चला गया होता है, 11, 12, 8, 7, कभी निगेटिव में भी कहीं कहीं चला जाता है। तो वहां पे जब हम लोग उसे टच करते हैं तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में वो टेम्परेचर क्या है, हाइयर है, इसलिए हमें वो क्या होता है, गर्म फील होता है। क्लियर है इतना? Yes. ठीक है, 1 मिनट।
हेलो। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का था। हाँ, पहला वाला दिलाया था कोई सीसी एडवांस करके टेस्ट। मिला। अरे वो जो डीपीपी की तरह नहीं दिलाए दे रहे थे हम लोग। हाँ, उसी में होगा। हाँ हाँ, जैसे उसमें नंबर भी दिया होगा कि टेस्ट है, नंबर है, लेकिन घर पे ले जाना था। मिल गया। हाँ वो पता नहीं। हेलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो एसी के ऑब्जर्वेशन पे हम लोग ये बोले कि अगर हमारे पास कोई भी एक ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी हमारा ये बॉडी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो ये सराउंडिंग है, तो एट अ टेम्परेचर ये क्या कर रहा होगा कि कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा और कुछ एनर्जी ये एमिट भी कर रहा है। ठीक है, क्यू क्या है, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके टेम्परेचर जो होगा, अगर रूम टेम्परेचर पे भी हो या किसी भी टेम्परेचर पे हो, किसी भी टाइम पे ये जो है एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्यू एमिशन ज्यादा है या फिर क्यू एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है या फिर एमिशन ज्यादा है, किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो अगर एमिशन ज्यादा है, ये इम्प्लाई करता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी, अगर हम टी लिख रहे हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट लिख रहे हैं, तो टी ग्रेटर देन टी नॉट रहा होगा। मिनट। हाँ हेलो। हेलो। एक मिनट। अरे जो आप हमको भेजे वो हम नहीं कर रहे हैं। अरे वो एक पेपर में मतलब प्रिंट करके उन लोगों को बांटे थे, उसका हम बात कर रहे हैं। हाँ भेजे, वो तो है नहीं। अभी तक नहीं आया।
हेलो। हाँ हेलो शिवम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्यू एमिशन इक्वल टू क्यू एमिशन अगर ज्यादा है तो क्यू एमिशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा एमिशन, एमिटेड एनर्जी एमिशन, ज्यादा हाँ यानी कि अगर बॉडी जो एब्जॉर्ब। है, बॉडी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एमिट भी कर रहा है, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका एमिशन ज्यादा होगा। अब एब्जॉर्प्शन है और एमिशन है, तो एमिशन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बॉडी का एनर्जी एमिट होते होते यानी टेम्परेचर कम हो रहा होगा। यस ठीक है, तो अगर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि जब क्यू एमिशन क्यू एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। यस ठीक है, क्यू एमिशन क्या हो जाएगा, क्यू एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि उस समय टेम्परेचर बोलेंगे कि सराउंडिंग और इसका इक्वल है। ठीक है, और इस जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, यानी कि दोनों में कैसा हो गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, ठीक है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों बॉडीज है तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर ऐसा आ रहा है, यानी कि दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम रहे तो उस समय क्या होगा, क्यू एमिशन जो है ये लेस देन अगर क्यू एब्जॉर्प्शन रहा तो इस समय हम बोलेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है लेस देन सराउंडिंग का टेम्परेचर से कम है। अब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कोई एक बॉडी जो है वो हमेशा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे से ज्यादा है, उस 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो उसमें रेडिएशन हो रहा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी रहे, सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे ज्यादा रहे कम रहे कुछ भी रहे, उससे एनर्जी रेडिएट तो हो रहा है। अब उससे हम हॉट वेव या फिर कोल्ड रेडिएशन बोले, लेकिन रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन इस बात पे डिपेंड करता है, एमिशन इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा इमिट कर रहा होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा होगा। जैसे कि हम बाहर से घूम फिर के आए, अंदर रूम में एसी चल रहा था जब बैठे, तो हमारा टेम्परेचर जब बाहर थे तो एज कम्पेयर टू रूम हमारा टेम्परेचर ज्यादा रहा। जब हम रूम में हैं तो हमसे रेडिएशन ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन उस समय कम हो रहा है। इसीलिए हम उस समय किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो चूंकि हमसे एनर्जी निकल रहा है तो हमें वो ठंडा फील होता है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में उस बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है इसलिए वो हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने पहले ही बोल रखा है कि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इस बात में किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो पूछ लो। सर तो हीट एक्सचेंज तब तक होता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाए तब तक ना। हाँ ठीक। ठीक है, यानी कि हीट कब तक एक्सचेंज हो रहा है, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है डायनामिक इक्विलिब्रियम?
फिर डायनामिक, डायनेमिक किसे कहेंगे? जिसमें से मोशन होता है। हाँ ठीक है, मोशन जैसे कि यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर इक्वल हो जा रहा है यानी कि उस समय हम बोल रहे हैं कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन बराबर हो जा रहा है, यानी कि उस समय भी बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है एंड एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ एमिशन यानी कि 10 जूल अगर एमिट किया तो 10 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? यानी कि उस समय भी वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इस समय जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है, यानी कि दोनों चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन रुक गया हो, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ए इक्विलिब्रियम बी ऐसे हम लोग लिखते हैं यस लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो ए जो है बी बन रहा है, बी जो है ए बन रहा है, लेकिन ए जितना बी बना उतने देर में बी भी ए बन गया, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर रहा, यही कहते हैं हम लोग। तो वहां भी वो जो चीज है इक्विलिब्रियम, वो डायनेमिक ही है। क्लियर है? इसलिए ऐसा साइन दिया जाता है। तो सर यहाँ भी ये जो हाँ सर फेरी ब्लैक बॉडी मेटल का बना हुआ होता है। बाहर का सरफेस वो मेटल नहीं रहता, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी लिए रहते हैं, जो कि जिसमें हीट का कंडक्शन ना हो। ठीक है, नहीं कि हीट जो है बाहर की तरफ ना निकले, एडियाबेटिक टाइप का मटेरियल हो गया। ठीक है, नहीं कि हम नहीं चाहते हैं कि उससे हीट बाहर निकले। अगर हम मेटल ये सब का बनाएंगे तो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यस सर। और कोई दिक्कत इतना में? सर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल बता दीजिए ना। किस में? देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि अगर हमारा बॉडी है तो बॉडी पिगोस थ्योरी के अनुसार किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी कि अगर हम अभी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम का जितना टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर हमारे बॉडी का होगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट मोबाइल फोन रखे हैं यूज नहीं कर रहे हैं रखा हुआ है, या फिर एक वुड है वो रखा हुआ है, उसका भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। यस अब वो जो हम मान लेते हैं कि ब्लॉक है, उससे जो रेडिएशन है यानी टेम्परेचर पे है यानी कि रेडिएशन हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी निकल रहा है उसका टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन घट नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उतना ही एनर्जी उस समय पे ले भी रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। तो एट अ टाइम हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी उसका जितना मेंटेन है उतना ही, लेकिन एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों साथ साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया है, इसलिए हम इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो बोलते हो कि कोई भी चीज बनाते हैं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला देख लेना, तो उसमें जो होता है कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है यानी कि डायनेमिक ही उसमें बोलते हैं, और एरो इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ए से बी भी फॉर्म कर रहा है, बी से ए भी फॉर्म कर रहा है इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। एक्सपेरिमेंट जो था वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम एक ऐसा चेम्बर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा चेम्बर है, इसका टेम्परेचर टी कैसे भी हम टी कांस्टेंट मेंटेन कर रखे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से दो ऑब्जेक्ट्स को लटका दिए, ए और बी। ये जो है नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है, ये जो है हम बोल रहे हैं कि ये व्हाइट बॉडी है।
ठीक है, और ये जो हम बोल रहे हैं ये ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि व्हाइट बॉडी हो या फिर ब्लैक बॉडी हो, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम रखे होंगे, आफ्टर सम टाइम इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? बोलो। सर इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ चेम्बर, यानी कि जितना इसका टेम्परेचर होगा इक्वल हो जाएगा। यस सर। मान लेते हैं कि ए और बी का टेम्परेचर चेम्बर से ज्यादा रहा तब भी या कम रहा तब भी, हम जानते हैं कुछ देर के बाद ए इक्विलिब्रियम में आएगा, और इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बराबर। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी दोनों इक्विलिब्रियम में बराबर है। तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ए जो कि व्हाइट बॉडी है, व्हाइट बॉडी यानी कि इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और इधर से एनर्जी एमिट जो हो रहा है, और यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब और यहाँ से एनर्जी एमिट। ठीक है, अब व्हाइट बॉडी एब्जॉर्प्शन क्या करता है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसका भी यस सर। टेम्परेचर बोल रहे हैं टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है। ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि एमिट भी कम कर रहा होगा। क्लियर है? ये यस सर। ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्या करता है, ज्यादा, एज कम्पेयर टू व्हाइट से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो एमिट भी क्या कर रहा होगा, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से यही बोला कि अगर ये व्हाइट बॉडी है ये कम एब्जॉर्प्शन करेगा, ये ब्लैक बॉडी है ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा, तो उन्होंने यहाँ से बोला कि अ गुड एब्जॉर्बर विल बी अ गुड रिफ्लेक्टर एमीटर। ठीक है, रिफ्लेक्टर तो बैड होगा, लेकिन अगर एक गुड एब्जॉर्बर है तो एमीटर कैसा होगा, अच्छा, यानी कि जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन में भी बोले कि एक बॉडी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर उसे हम सफिशिएंट टेम्परेचर दें तो सारा का सारा एनर्जी रिलीज भी कर देगा। ठीक है, तो उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि एक अच्छा एब्जॉर्बर जो होगा अच्छा एमीटर भी होगा। ठीक है, बात सही भी है, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन भी करेगा, होगा ना? ठीक है, और जो कुछ नहीं एब्जॉर्ब करेगा वो रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा होगा, नहीं क्या, बैड एब्जॉर्बर जो होगा गुड रिफ्लेक्टर होगा। तो इसका स्टेटमेंट में हम लोग ऐसा लिखते हैं इसी चीज को, यानी कि किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर है, यानी कि दोनों का रेशियो जो होगा कांस्टेंट रहेगा, तो इसी चीज को बोलते हैं रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर एमिशन को रिप्रेजेंट करेगा टू एब्जॉर्प्शन पावर इज सेम फॉर ऑल बॉडी at same temperature and is equal to that of black body। ठीक है, यानी कि
इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ कोई सा भी बॉडी का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो ये सारे इक्वल होंगे आपस में, और ये जो है ब्लैक बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, ईबी बाई, यानी कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक बॉडी के लिए। सारा आपस में बराबर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बराबर है, तो ऑफ कोर्स ब्लैक बॉडी के लिए भी इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होता है ये 1 होता है, यानी कि हम यहाँ से Yes. बोल सकते हैं E1 बाई A1 इक्वल टू E2 बाई A2 इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि ये जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है ये तो कांस्टेंट किसी ना किसी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जो अच्छा एब्जॉर्बर है वही अच्छा एमीटर है। दिख रहा है, यानी कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक के टर्म में बोल सकते हैं, किस चीज को देख के हम बता सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर जो होगा रेडिएशन का वो गुड एमीटर भी होगा। ठीक है, ये सब चैप्टर बहुत ही आसान है, अभी तक देख के लग भी रहा होगा। नेक्स्ट है स्टीफन्स लॉ। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फॉर्मूले आ जाएंगे, फॉर्मूला आएगा इसमें बहुत सारे, लेकिन वो भी बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन में ध्यान देंगे। तो स्टीफन्स लॉ, स्टीफन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उस पे इन्होंने बोला कि फॉर ब्लैक बॉडी, अगर कोई भी एक ब्लैक बॉडी है तो उसका जो एमिसिव पावर है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम ई से लिख रहे हैं ईबी, ये जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे उसका 4 टाइम्स। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा और क्या थ्योरी से अपना बताया, क्या लॉ दिया कि जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है वो प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4 है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर लेट से T है, तो इससे जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है EB इज प्रोपोर्शनल टू T होगा। हम जानते हैं कि कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, तो हम उसे लिखते हैं सिग्मा इंटू टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहाँ सिग्मा क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है, ध्यान से सुनना है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्या है 5.67। प्रोपोर्शनल में आप पावर 4 नहीं दिए हैं इस सिग्मा वाले इक्वेशन के ऊपर। तो सिग्मा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ रहा है ना, तो कांस्टेंट पे पावर जरूरी है ना सर, उसके ऊपर जो इक्वेशन लिखे। अच्छा, यहाँ पे ठीक रहेगा। इसका यूनिट क्या होगा सिग्मा का, बता सकते हो? पावर का यूनिट क्या था एमिसिव पावर का, वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका लिख सकते हैं वाट मीटर स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 यानी केल्विन 4। ठीक है, तो ये स्टीफन कांस्टेंट है, ये अगर कोई भी ब्लैक बॉडी, अगर हम किसी और बॉडी के लिए बात करें, फॉर एनी अदर बॉडी, तो किसी और बॉडी के लिए हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E इंटू EB, लिखे थे पहले, लिखे थे Yes, sir. सेंसिटिविटी वाले में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किसी और बॉडी के लिए एमिसिव पावर अगर हमें लिखना हो तो ये हम लिख सकते हैं E, यानी कि सिग्मा E इंटू टी रेज़ टू पावर 4। बॉडी का टेम्परेचर अगर 4 है तो उसमें हम E से मल्टीपल कर देंगे। ब्लैक बॉडी के लिए हम जानते हैं कि E जो है 1 होता है, तो ब्लैक बॉडी के लिए भी आ जाएगा, ये है हमारा एमिसिव पावर।
यानी कि जो एनर्जी रेडिएशन होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा दो थ्योरी, उसमें देखा कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो कितना है, तो सिग्मा ई टी नॉट रेज़ टू पावर 4, यानी कि एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर क्या था, एमिसिव पावर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था कि E इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऊपर एनर्जी, एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी Q/AT हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/A इंटू T, यानी कि E था सिग्मा E T रेज़ टू पावर 4 इंटू A इंटू T लिखेंगे, तो रेडिएंट एनर्जी हमें मिल जाएगा। क्लियर है इतना? अगर हमसे पूछा जाए रेडिएंट पावर, ठीक है, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर में फर्क है। रेडिएंट पावर क्या होगा, तो इसे हम लोग P से लिखेंगे, जो आज तक पावर हम पढ़ते आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं। तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम बोलते हैं, यानी कि Q/T बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो पावर है ये Q से T को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा E/A T रेज़ टू पावर 4 मिलेगा। यानी कि एक चीज से है, यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन गए, तीनों में लिंक है, यानी कि याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक भी याद है, बाकी का रिलेशन याद है, तुम आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? सिग्मा का वैल्यू पता है, ई इमिसिबिलिटी है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ए कोई भी बॉडी है तो उसका एरिया दे रखा होगा, टी टेम्परेचर है, T रेज़ टू पावर 4। यहाँ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना होगा, डिग्री में नहीं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो। नो नो सर। सर। हाँ सर। ठीक है, अब स्टीफेंस बोल्ट्जमान, यानी कि स्टीफन का ही सारा कुछ था, बोल्ट्जमान ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ये क्या बोले कि फर्स्ट केस, 2 केस ले रखे हैं। स्टीफन ने सराउंडिंग को कंसीडर नहीं किया था। स्टीफन बोले कि यहाँ पे अगर हमारा बॉडी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, लेट से बॉडी का भी टेम्परेचर T0, तो इस समय में एमिसिव पावर जो होगा इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर होगा। यानी कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना ही एनर्जी एमिट भी होगा। और इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा ई T0 रेज़ टू पावर 4। T0 क्या है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर बराबर है तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर होगा, और वो कितना होगा, तो सिग्मा ई रेज़ टू पावर T0/4। सेकेंड केस, मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है हमारा, ये किसी टेम्परेचर T पे है जो ग्रेटर देन सराउंडिंग है। ये T0 जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है। क्लियर है? इस केस में क्या होगा, एमिशन ज्यादा होगा या एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? एमिशन। एमिशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एमिसिव पावर कितना लिखेंगे स्टीफेंस लॉ से, सिग्मा ई T रेज़ टू पावर 4, क्योंकि अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T है। क्लियर है? यस सर। एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है,
एब्जॉर्प्शन तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अभी भी क्या वो इतना ही हो रहा होगा? बोलो। यस तो कितना लिखेंगे? सिग्मा ई टी नॉट रेज टू पावर 4। ठीक है, यानी कि इस केस में हमें दिख रहा है कि एमिशन इतना हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा है तो एमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ हम एमिशन ज्यादा ले रखे हैं, T1 T जो है ज्यादा ले रखे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल एमिशन, ठीक है, टोटल एमिशन कितना हो रहा है, यानी नेट कितना हो रहा होगा ओवरऑल। तो हम यहाँ से टोटल एमिशन लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा ई टी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यानी कि नेट हमें मिल रहा है कितना? सिग्मा ई टी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर 4। अच्छा, उल्टा लिख दिए। ठीक है, जो टेम्परेचर ज्यादा लिए हैं वो पहले लिखेंगे या फिर मॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा आया इसे बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। इसी के ऊपर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इतना जब हम जान गए तो ये सब तो आराम से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ हीट। ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना है, यानी कि Q बाई टी हमें पूछ रहा है, जिसे हम और बोल सकते हैं इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बॉडी से ही बात कर रहे हैं तो इनिशियल रेट हम बोले, यानी कि इस टेम्परेचर इस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो जितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है वही तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू ले सकते हैं इक्वल टू ई नेट इंटू ए इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि एमिसिव पावर क्या था? क्यू बाई 80. एरिया इंटू टाइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सिग्मा ई टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 इंटू टी। यह आया हमारा हीट का, कितना हीट। अगर रेट की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? रेट किसी भी टाइम में, यानी कि हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये होता है। तो रेट की अगर Yes, हम sir. बात कर रहे हैं हीट लॉस का, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ध्यान से, ए सिग्मा ई टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 मिल जाए। यहाँ सारा कुछ दिख रहा है कि अगर एक चीज आता है तो हमें सारे फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं फॉर सेम मटेरियल एंड सेम कंडीशन, रेट ऑफ हीट लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, अगर हम आइस ले रखे हो तो मेल्टिंग क्या होता है? एक कम एरिया वाले का धीरे धीरे होता है, छोटा सा हो तो। वही अगर बड़ा एरिया है, सेम मटेरियल सेम मास सब चीज रखे हैं, तो जल्दी ही पिघल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा स्लेब ले रखे हैं बहुत मोटा सा, और इसी को हम थिन सीट में ऐसा बहुत ही कर दिए, दोनों का मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका एरिया ज्यादा हो जा रहा है, तो उसका पिघलेगा क्या हो? ज्यादा, नहीं कि ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है वो जल्दी। Yes. क्लियर है? तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी लूज होगा। ठीक है, ऐसे भी देखते हो, अगर हम लोग को दूध ग्लास में मिले तो ज्यादा देर धीरे 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 ठंडा होता है, वही अगर हम थाली में रख दे तो तुरंत ठंडा हो जाता है। क्या होता है? थाली में रखते हैं, यानी कि उसका एरिया क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा देते हैं, तो हीट लॉस क्या होता है? ज्यादा तेजी से होता है। क्लियर है? यस सर। बोलो।
Yes. ठीक, यस अब नींद आने लगा। नहीं sir. हाँ No sir. ठीक है, चैप्टर है वैसा, अगर इंटरेस्ट तो इंटरेस्टिंग है, नहीं दोगे तो नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग का बात कर रहे हैं। कूलिंग यानी कि हम हीट डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस टेम्परेचर से बात करते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा ये टेम्परेचर, यानी कि कितने रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं। क्लियर है? तो हमें इसके टर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि सिंस dq बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी जो था ऊपर से आया है a सिग्मा e t रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4, यही आया था। एंड हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि रेट ऑफ dq बाई dt, रेट ऑफ हीट जो होता है ms डेल्टा t होता है, पढ़े थे। यस सर। Yes sir. dq यहाँ पे डेल्टा t लिख देंगे, डी में लिखें तो डी है लिखते हैं। ठीक है, इसे और क्या लिख सकते थे, सी इन टू डी टी C. बाई डी टी। ठीक है, सी सिंस सी जो था ये क्या था, एम एस के बराबर था। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसे सिर्फ हीट कैपेसिटी कहते थे। यस याद है? ठीक है, यस Yes सर। sir. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि डी टी बाई डी टी कितना दिख रहा है, और हीट लॉस है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो dt जो है माइनस में आएगा, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ से माइनस dt बाई dt जो हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 1 बाई सी dq बाई dt। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो हमारा 1 बाई सी dq बाई dt ऊपर से ले रखे हैं, तो a सिग्मा e t रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर। सर वो ऊपर वाला फिर से एक बार बता दीजिए ना, वो हीट कैपेसिटी और जो ये वाला स्पेसिफिक। हाँ सर वो सर। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो चेंज इन हीट जो आता है ms डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग। जैसे कि आइस को हम लोग हीट देते थे तो ms डेल्टा मतलब वाटर को हीट करते तो ms डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करता था। याद आया कुछ? जब फेज चेंज होता था तो ml लिखते थे। सर ये चैप्टर तो मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ा नहीं, मतलब क्लास। ठीक है, ठीक है, तभी ध्यान में रखो, याद रखो कि डेल्टा क्यू यानी कि हीट जो होगा वो क्या होगा, एम एस डेल्टा टी होगा। डेल्टा क्यू यानी कि हीट गिवन, डेल्टा टी टेम्परेचर, एम मास है कि कितना मास यूज किए हैं, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। सी के टर्म में लिखे तो सी को एम एस लिखते हैं, तो सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे डेल्टा टाइम से डिवाइड कर रखे हैं तो दोनों तरफ हम टाइम से डिवाइड कर दिए। क्लियर है? अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने डेल्टा टी में माइनस रखा है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, जिसे हम बोल रहे हैं कि ये रेट ऑफ कूलिंग है। यानी किस रेट से ये ठंडा हो रहा है, इसे हम बोल सकते हैं ए सिग्मा ई, सी को एम एस लिख सकते हैं, ए सिग्मा ई तो हो गया, टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4। जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए सिग्मा ई बाई एम को रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये एस एस है, टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, सी को हम एम एस लिख सकते हैं और एम को रो इनटू वी, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, और ये क्या है, डेंसिटी है। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ कि रेट ऑफ कूलिंग किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम। ठीक है, तो आरसी जो है प्रोपोर्शनल टू, एक तो हमें जो दिख रहा है वो लिख ही देते हैं, एरिया ई
और इन सिग्मा 1 सिग्मा तो by कांस्टेंट है, 1/s 1 मास दे रखा होगा तो मास लिख सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में हम वैसे ही लिख सकते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है क्या? कर ही रहा है। Yes, T sir. नॉट रेज़ टू पावर 4, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जल्दी कूलिंग होगा। देखे होगे कि जब हम उबालते हैं तो जैसे दूध टेम्परेचर डिफरेंस तो सर तो वो तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट में भी वो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। हाँ वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर के मतलब रेट ऑफ कूलिंग में बात कर रहे हैं, वहाँ भी वही चीज है। हाँ तो शुरू में वैसे किए थे हम लोग। क्लियर है? यस अब जैसे कि देखे भी होगे कि अगर हम लोग दूध को बहुत उबाल दिए, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां से 50 डिग्री सेल्सियस पे मतलब लगभग रूम टेम्परेचर पे आने में जल्दी ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर कम होने में कुछ ज्यादा टाइम लगाता है, ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, तो वही दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस पे भी हो रहा है। अगर हम ऐसा मटेरियल ले लें, यानी कि इन सब चीज पे तो डिपेंड करेगा ही। अगर हम बोलें कि फॉर सेम टाइप ऑफ मटेरियल एंड सेम कंडीशन में हम रखें, ठीक है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल सेम कर दिए तो ई सेम एस सेम हो गया, हुआ। यस सर। ठीक है, तो रो भी सेम होगा और यस सेम कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम। सेम टाइप ऑफ यस मटेरियल करने का मतलब ई जो हो गया सेम हो गया, यानी क्या क्या सेम हुआ, ई एस और रो, ये तीन चीज सेम हो गया। सेम कंडीशन यानी कि डेल्टा टी सेम है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि आरसी जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, रेट कूल होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, कूलिंग होगा। क्लियर है? देखे भी होंगे कि अगर रेट ऑफ कूलिंग की बात करें, वही फिर से खिचड़ी खाते हो कटोरे में लेके खाओ तो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, वही थाली में ले लेंगे तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस Yes, sir. ठीक है, तो और एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि सारे के सारे जो भी है फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्वेश्चन भी करोगे तो फॉर्मूले पे बेस्ड ही करोगे। ठीक है, तो हीट लॉ ऑफ हीटिंग वाला हम बता देंगे, मोस्टली क्वेश्चन उसी से रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। तो एक क्लास और लेके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग फिर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ेंगे। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स सोच रहे हैं कि बाद में धीरे धीरे हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, सर तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट सर अगले लेक्चर में। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरू करेंगे। सर उसका शीट जो दिए थे सर 25 क्वेश्चन वो तो बन गया, बस उसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आया था डाउट। और क्वेश्चन क्या है? फिर एक उसमें आया था स्मॉल प्लास्टिक बॉल ऑफ मास एम इज कवर्ड विथ थिन जिंक कोटिंग। मेरे पास तो सीट है नहीं, फोटो भी भेज सकते हो क्या, इंस्टाग्राम में भेजो, किस पे ग्रुप सर? में, टेलीग्राम पे? यस सर भेज टेलीग्राम पे वही ग्रुप में। भेज रहे हैं। और सब बाकी लोग कर लिए हैं क्वेश्चंस? सर एक दो क्वेश्चन बाकी है। शिवम? सर हम यहाँ पे नहीं थे, सीट नहीं मिला। ठीक है, पीडीएफ भेजा जाएगा। और पढ़े तो नहीं होगे नो सर। कि वीडियो में भी तो नहीं होगा, ऑफलाइन था। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक हम लोग पढ़े थे तो उसको देखते हैं, पिछले साल यस का होगा सर, तो पिछले साल का। पिछले साल का भी हम वो चैप्टर ऑफलाइन ही पढ़ा दिए थे।
ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ तो उसके पहले यहाँ खत्म हो गया था तो भेजे। यस सर। सर फिजिक्स डाउट वाले ग्रुप पे भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर सर 11 का बी और सी। the existing angle theta with the particle and the ball comes to equilibrium. Number of electrons. इसमें क्या दिक्कत है? tan theta is equal to QE by mg आ गया। हेलो। यस सर। ठीक है, तो वहां से Q हमें मिल गया कितना? mg tan theta by ई। E। Q जो मिला वो हमें मिला कितना? mg tan theta by g। हम Q को n into E लिख सकते हैं। यस सर। तो n हमसे पूछ रहा है। यस सर, हाँ हाँ बन जाएगा। यस। और उसका सर, हाँ तो अब बन जाएगा। यस सर, अब बन जाएगा। ठीक है फिर। यस सर, ठीक है बाकी फिर बन। आज के लिए यस सर, इतना बाकी बन गया। यस सर लेक्चर का PDF फॉर्मेट सेंड कर दीजिएगा। ही। ठीक है, वो अभी में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।